दोस्तों, सेंट्रल विस्टा को लेकर के सेंट्रल विस्टा यानी जो नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है, उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो शेर की आकृति लगाई है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, 4 शेर वाला सारनाथ से जो आकृति ली गई है, उस अशोक स्तंभ को, शीर्ष को जो उन्होंने लगाया है, तो वो तो हमने देख ही लिया। और उसको लेकर के जो विवाद चल रहा है, जो विपक्ष का जो कहना है, विपक्ष ने जो आरोप लगाया है सरकार पे कि शेर को आक्रामक कर दिया है, ये सब तो आपने देख लिया। लेकिन दोस्तों, हमारा थोड़ा सा इससे अलग मुद्दा है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, वो कैसे हमारे सामने आया और किस तरह से इसने राष्ट्रीय चिन्ह का रूप लिया अशोक स्तंभ ने। अशोक, आप तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि मगध के मौर्य राजवंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक ने जब पूरे देश को विजय कर लिया, पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया, उसके बाद उन्होंने शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया, और उसने जगह जगह अपने जो उनकी सीमा थी, उन सीमा पर उन्होंने 7 स्तंभलेख और 14 शिलालेख उन्होंने स्थापित किए, जिसमें उनके निर्देश थे, जिसमें उनकी उपदेश थे। तो वो 7 जो मेन जो है 7 स्तंभ लेख लो जो है, उसमें एक सारनाथ को आप देख ही रहे हैं, एक हरियाणा में था, एक हरियाणा के टोपड़ा में था, जिसको फिरोज शाह तुगलक जो है उसको लेकर के दिल्ली आ गया था। दूसरा मेरठ में था, जिसको फिरोज शाह तुगलक जो 14वीं शताब्दी में तुगलक कालीन राजा था, उसको भी लेकर के वो दिल्ली में फिरोज शाह को कोटला मैदान में लगवा दिया था। 3 बिहार में थे, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया आर्यराज, और एक रामपुरवा में। और उसके बाद एक जो है आपका वहाँ पे है, क्या प्रयाग में है, जिसको कि प्रयाग वाला जो था उसको इलाहाबाद, उस कौशाम्बी में था पहले इसको सम्राट अशोक ने वहाँ से उठा करके प्रयाग के किले में, इलाहाबाद के किले में रखवाया था। और एक सारनाथ की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारनाथ का जो स्तंभ है, जो शिलालेख के ऊपर, स्तंभ के ऊपर जो शीर्ष है, जिसको अशोक स्तंभ कहते हैं, जो 4 शेर बने हुए हैं, उसकी हम बात करते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, जो हमारे आन बान और शान का प्रतीक है। दोस्तों, 1851 की खुदाई हो चुकी थी सांची की, और वहाँ से एक अशोक का स्तंभ मिला था, जिसपे भी 4 सिंह की आकृति बनी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, ये घटना 1851 की बात हो गई, जहाँ पे सांची का स्तंभ मिला था। फिर हम आते हैं एक नई कहानी पर आते हैं, और ये कहानी ये है कि एक जर्मन था, उसका नाम था फ्रेडरिक ऑस्कर ओर्टेल। ये जर्मन पैदाइश जन्म से जर्मन थे, और बाद में एजुकेशन के लिए ये इंडिया आ गए थे, और इंडिया में आकर के इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। भारत की नागरिकता लेने के बाद इन्होंने यहाँ उत्तराखंड के रुड़की में, जो आज IIT है, उस समय कहलाता था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। उन्होंने यहाँ से फ्रेडरिक ऑस्कर ओरेटल जो जर्मनी से आए थे ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद, वो इंडिया में यहाँ थॉमसन कॉलेज जो था, वहाँ से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद उस रेलवे में सिविल इंजीनियर के रूप में उन्होंने अपनी नौकरी शुरू की। अब बहुत जल्दी ये रेलवे की नौकरी से उग गए और PWD में, लोक निर्माण विभाग में आ गए। लोक निर्माण में आने के बाद 1903 यानी 1903 में इस इंजीनियर साहब की तैनाती हुई बनारस में, और बनारस के नज़दीक सारनाथ है, आप जानते हैं 3-3.5 मील की दूरी पे है। और ये एक दिन साहब पहुंच गए सारनाथ में को देख करके उनको लग गया कि यहाँ बहुत कुछ मिल सकता है, और उन्होंने आर्कियोलॉजिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने कभी नहीं की थी। पुरातत्व से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। इसके बाद भी इन्होंने एक इंजीनियर के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से सारनाथ की खुदाई की अनुमति मांगी, और अंग्रेज सरकार ने उनको अनुमति दे दी। अंग्रेज सरकार का जा क्या रहा था इसमें, उन्होंने अनुमति दे दी। अनुमति देने के बाद जब खुदाई शुरू हुई, तो सबसे पहले वहाँ पे ये आपको बता दूं कि अशोक स्तंभ तब तक क्षतिग्रस्त हो चुका था, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था, मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, लेकिन उसका बेस
वहीं पर खड़ा था, बेस नीचे जमीन जहाँ से अशोक स्तंभ को उठाया गया था। तो उस बेस के आसपास इसने खुदाई की तो सबसे पहले उनको गुप्त काल की मंदिर के अवशेष मिले। गुप्तकालीन जो मौर्य वंश की लगभग 500 साल बाद जिन्होंने मगध पाटलिपुत्र पे शासन किया था और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर जिन्होंने पूरे देश पे शासन किया था। तो उन गुप्तकालीन मंदिरों का अवशेष मिले। उनका हौसला और बढ़ा, इंजीनियर साहब का, ओरेटल फ्रेडरिक और ऑस्कर ओरेटल का और हौसला बढ़ा। उन्होंने आगे शुरू की खुदाई जब शुरू की तो उनको गुप्तकालीन अवशेष के नीचे के लेयर पे उनको अशोक के समय के ढांचा मिलना शुरू हुआ और थोड़ा सा पश्चिम की ओर गए तो उनको स्तंभ का सबसे निचला हिस्सा मिला। आसपास स्तंभ के बाकी हिस्से भी मिल गए, लेकिन उनको तलाश थी शीर्ष की, क्योंकि सांची के स्तूप को जब उन्होंने देखा था तो उसमें स्तंभ के ऊपर एक वो चतुर्मुखी सिंह भी थे। तो उनको ये जरूर वो इतना जानते थे कि अगर इतनी चीज़ें मिली है तो हो ना हो कोई शीर्ष भी, इसके ऊपर का हिस्सा भी मिलेगा। और जब वो अपनी तलाश जारी रखी और 1905 में उनको वो शीर्ष मिल गया जिसकी वो तलाश थी। वही चतुर्भुज सिंह जो वो ढूंढना चाह रहे थे। जिस तरह से सारनाथ में था उसी तरह से यहाँ भी, लेकिन थोड़ा सा अंतर था। और जहाँ यह स्तंभ मिला, स्तंभ मिलते ही उन्होंने अंग्रेज सरकार से एक परमिशन मांगी कि हमें यहाँ एक म्यूजियम बनाने की परमिशन दी जाए। उनको परमिशन मिल गया। भारत का पहला ऑन साइट म्यूजियम है ये, यानी जहाँ जो कुछ मिला वहीं एक म्यूजियम बना के उसको वहाँ रख दिया गया। और फिर 1906 में जब ब्रिटेन के राजकुमार जो बाद में किंग जॉर्ज पंचम बने, महारानी बने, ब्रिटेन के राजकुमार और राजकुमारी, वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी जब भारत आए तो उन्होंने ये सारी चीज़ें उनको भेंट की। वो बहुत खुश हुए, उनको बहुत सारा पारितोषिक दिया गया और फिर अगले 15 साल वो भारत में रहे इंजीनियर साहब ओरेटल। और इन्होंने यहाँ कानपुर में, बनारस में, लखनऊ में, असम में कई बड़ी बिल्डिंगें बनवाई। और 1921 में वो लौट गए। कहाँ लौटे? जर्मनी नहीं गए। वो चूँकि ब्रिटिश नागरिकता ले ली थी भारत में रहते हुए, तो ब्रिटेन लौट गए। वहाँ उन्होंने अपना घर बनाया। 1928 में उनका घर बनकर तैयार हुआ लंदन के टेडिंगटन में, और उन्होंने अपने घर का नाम ही रख दिया सारनाथ। और इस सारनाथ, यहाँ से प्रभावित होकर उन्होंने अपने घर का नाम रखा सारनाथ। और इस सारनाथ घर के अंदर उन्होंने वो सारी चीज़ें रख दी, कलाकृतियाँ, आकृतियाँ, जो वो भारत से लेकर के गए थे। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब हम आते हैं अशोक स्तंभ पे कि ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कैसे बना। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उसको एक राष्ट्रीय प्रतीक की जरूरत थी। तो भारतीय गणराज्य ने 30 दिसंबर, आज़ाद होने के बाद 30 दिसंबर 1947 को सारनाथ के अशोक स्तंभ को, 30 दिसंबर 1947 की बात है, सारनाथ के अशोक स्तंभ का जो ऊपर का हिस्सा था शीर्ष, जिसको सिंह चतुर्मुख कहा जाता है, कि अनुकृति को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया हमारे स्वतंत्र भारत की सरकार ने। और दूसरी तरफ संविधान ड्राफ्ट किए जाने की शुरुआत हो चुकी थी। संविधान को हाथ से लिखा जाने लगा था और इस संविधान जो हाथ से लिखा जा रहा था, इसके प्रत्येक पन्ने पे कलाकृतियाँ उकेरी जानी थी, उसको डिजाइन किया जाना था। यानी जो चौथाई छोड़ के हम लिखते हैं ना, तो चौथाई के हिस्से पे, ऊपर के हिस्से पे, नीचे के हिस्से पे कुछ आकृतियाँ बननी थी। तो इसके लिए यानी संविधान के जो हस्तलिखित प्रतिलिपि थी उसको सजाने के लिए कुछ कलाकारों की जरूरत पड़ी। तो भारत सरकार ने तत्कालीन जो हमारे कला के पुरोधा थे, नंदलाल बोस का हायर किया गया। नंदलाल बोस ने एक टीम बनाई कलाकारों की। उस टीम में दीनानाथ भार्गव, तो उसमें 21 साल के थे, उनको भी रखा गया। और दीनानाथ भार्गव एक कलाकार भी थे और उन्होंने कलकत्ता के चिड़ियाघर में रह करके शेरों के बिहेवियर पे एक शोध किया था। मतलब शेर कैसे बिहेव करता है, तो उन्होंने एक शोध भी किया था। तो नंदलाल बोस ने उनसे कहा कि देखो, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह शेर है,
हम चाहते हैं कि संविधान के पल्ले पर उसकी आकृति उकेरी जाए। तो उन्होंने नंदलाल बोस साहब ने दीनानाथ भार्गव से कहा कि तुम कलाकार भी हो, तुमने शेर की आकृति, शेरों के बिहेवियर पर तुमने शोध भी किया है, और सारनाथ के अशोक स्तंभ के जो चतुर्मुख सिंह हैं वो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपना लिया गया है। तो तुम संविधान के पहले पन्ने पे उस अशोक स्तंभ के प्रतिकृति को जो है उसकी आकृति बनाओ, उसकी कलाकारी करो, उसका चित्र बनाओ। और चूँकि वो अध्ययन के साथ साथ वो कलाकार भी थे, अध्ययन भी किया था, तो उन्होंने जो है वो शेर का चिन्ह जो चित्र है वो हमारे नीलानाथ भार्गव ने उस पर बनाया संविधान के पहले पन्ने पर। और जिस तरह से उन्होंने बना दिया उसी तरह से हमने उसको हर जगह अडॉप्ट कर लिया, उसी को हमने अपना मुद्रा बना लिया, अपना आधिकारिक भारत सरकार के आधिकारिक चिन्ह उनको उसी को ये कर दिया। तो अब भारत सरकार का जो प्रतीक है वो हमारा वो बन गया। तो भारत सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके अनुसार भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। आप याद रखिए, सारनाथ स्थिति और कोई सी जगह का नहीं। अशोक के कई स्तंभ पे अशोक चिन्ह मिले हैं, लेकिन सिंह के चिन्ह मिले हैं, लेकिन वो कोई नहीं, सारनाथ वाला जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह है जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, यानी चारों सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र बल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी बढ़ता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं और एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र लिखा हुआ है। ये हमारा जो आधिकारिक वेबसाइट है भारत सरकार का उसके अनुसार, और यही सारी चीज़ें हमारा अशोक स्तंभ में है जो कि हमारे राज्य के प्रतीक हैं। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया, जिस दिन संविधान को लागू किया गया, और इसमें केवल जो चिन्ह अपनाया गया उसमें केवल 3 सिंह देखते हैं, क्योंकि एक सिंह पीछे की ओर है, उसका जो मुंह है और दूसरी तरफ है जो हमें नहीं दिखता है। पट्टी के मध्य में उकरी हुई नक्काशी में चक्र है जिसमें दाईं ओर एक सांड, बाईं ओर एक घोड़ा है, तथा जो बाएं छोरों पे, जो दाएं तथा बाएं छोरों पे अन्य चक्रों के किनारे है। इतनी चीजें हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में आता है। आधार पर पद्म छोड़ दिया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। दोस्तों, ये है हमारा अशोक स्तंभ सारनाथ के ऊपर का सिंह, जिसके कुछ पार्ट को हमारे संविधान ने अपनाया था राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, जो इसका वर्णन हमने आपको करके सुनाया है। और हमने आपको ये बताना चाहा है कि विवाद जो अभी चल रहा है वो विवाद में कहना है, सत्ता पक्ष का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि ये सारनाथ का अशोक स्तंभ जो है वो डिजाइन आकार में छोटा है, और हमने जो सेंट्रल विस्टा पे लिया है वो कई गुना बड़ा है। तो जब कई गुना बड़ा बनाया तो शेर का मुख भी कई गुना बड़ा हो गया, और शेर का जब मुख कई गुना बड़ा हो गया तो नेचुरली शेर के दांत भी दिख रहे हैं, और जिस दांत को दिखने को लेकर के विपक्ष कह रहा है कि हमने आक्रामक शेर बना दिया है। और दूसरी बात दोस्तों, एक चीज़ और है कि जो हमारा जो सनातन परंपरा है उसमें शेर हमारे जो शक्ति की, हमारे देश में जो शक्ति की प्रतीक है माँ दुर्गा, उनकी भी सवारी है। और माँ दुर्गा की सवारी जो शेर है वो आपने चलिए आप जान रहे हैं, वो राक्षसों का वध करने के लिए वो तत्पर हैं, तो वो आक्रामक हैं। उनका चेहरा बहुत आक्रामक दिखता है, उनके दांत दिखते हैं, उनके मुंह रोबीला ये दिखता है। तो अगर थोड़ा बहुत उसमें कुछ हो भी गया है तो ऐसी कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बदलता हुआ भारत है जिसको अशोक की सत्य और अहिंसा के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य का शौर्य भी चाहिए। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूं। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।